फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जो महिलाएं सीएएनआरसी के प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर अपने दम पर सीएएनआरसी का प्रोटेस्ट कर सकती है, और जो महिला अपनी पीठ पर 16 लीटर की सैनिटाइजर मशीन लाद कर 62 मंदिर सैनिटाइज कर सकती है, 40 मस्जिद सैनिटाइज कर सकती है, 7 गुरुद्वारे सैनिटाइज कर सकती है, वो महिला क्या नहीं कर सकती। जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनको अपना काम दिखाने के लिए दूसरे प्रदेश और देश के विकास की तस्वीरों को अपने साथ छपवाना पड़ता है। उनका अपना कोई काम नहीं है। उल्लू सीधा नहीं करने के लिए नहीं है, ऐसा उल्लू सीधा नहीं होता है। और आज जो हम लोग घूम रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं जो घूम रही हैं छुट्टा एकदम लड़कों की तरह रात में 12 बजे तक के, तो ये योगी मोदी का ही किया धरा है सब। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम आपके लिए अपना स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं, यूपी किसका। खास बात इसकी है कि ये यूपी किसका आज हम पुराने लखनऊ से, जो लखनऊ का घंटाघर है, क्लॉक टावर है, वहाँ से लेकर आए हैं। साफ तौर से क्लॉक टावर से लाने का मकसद ये है कि हमारे साथ में वो महिलाएं आज जुड़ी हैं जो सीएएनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान जमकर प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद हालांकि आज वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ गई हैं और वो अपना झंडा उस राजनीतिक पार्टी से उठा रही हैं, और जिसके साथ उनका साफ तौर से अपनी विधानसभा, अपनी पार्टी को जिताना है, और जिसके लिए ये सभी वो महिलाएं हम एक एक करके आपसे रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे कि आखिर क्या उनका है मानना और यूपी किसका। पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी से हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज़बीन खान है। ज़बीन खान जी बीजेपी से हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीएएनआरसी की लीड में रही सुमैया राणा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से अब जुड़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में अपनी पार्टी को जिताना चाहती हैं। हमारे साथ में जैनब जी हैं, जो सीएएनआरसी में मजबूती से खड़ी थी, वो हैं इस समय। हालांकि अभी ये किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन उस दौरान और आज तक कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे लगी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा परवीन हैं। उज़्मा परवीन अभी हाल ही में एमआईएम से जुड़ी हुई थी, और जिसके बाद उनसे भी पूछेंगे आखिर क्या उनका मानना है, किस तरीके से वो सोचती हैं। और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से क्या कहेंगे पूरा, उपाध्यक्ष उरूसा राणा जी जो जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। तो ये सभी वो लोग हैं, वो महिलाएं हैं जो सीएएनआरसी में अपना मजबूती से इस घंटाघर पे जहां हम मौजूद हैं, वहां पर सीएएनआरसी का प्रोटेस्ट जब चला था, कई महीने प्रोटेस्ट चला था, उसमें ये सभी मौजूद थी। हम एक एक करके उनसे जानेंगे और पूछेंगे आखिर यूपी किसका है। आइए मैं शुरुआत करता हूँ सुमैया जी से। सुमैया जी, आप बताइए पहले मुझे इन शॉर्ट कि यूपी किसका, क्यों समाजवादी पार्टी का, कैसे? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है इसलिए क्योंकि पिछला जो 5 साल गुजरा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की राज रहा, सरकार रही, जिसने तानाशाही की चरम सीमा पार की, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि हमने जब आप पर भरोसा किया और आपको सत्ता दी, आपको गद्दी पे बिठाया, उसके बाद आपने जनता के साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं मन की बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री को जन की बात करनी चाहिए थी और जनता को मन की बात करनी चाहिए थी, तब जाकर के देश में और प्रदेश में खुशहाली आती। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, उल्टे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात जनता पर थोपी, लेकिन जनता क्या चाहती है उसके बारे में नहीं सोचा, और यही पलटवार जनता अब 2022 के चुनाव में करेगी, सत्ता परिवर्तन करेगी। और समाजवादी पार्टी क्यों चाहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का इन्होंने 2012 की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार देखी थी, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये देखा था कि उनका काम बोलता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज योगी आदित्यनाथ जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनको अपना काम दिखाने के लिए दूसरे प्रदेश और देश के विकास की तस्वीरों को अपने साथ छपवाना पड़ता है। उनका अपना कोई काम नहीं है। और मानती हैं यूपी आपका अब इस बार होगा? बिल्कुल, ये मैं नहीं मानती हूँ, ये प्रदेश की जनता मान रही है, और जनसैलाब बता रहा है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे चल रहा है। और गांव-गांव में जहां हम जा रहे हैं, हम लोग सर्वे भी करने और कैंपेनिंग करने और लोगों से मिलने, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई नेता है तो वो अखिलेश यादव है। और देश और प्रदेश का, खासकर अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो विकास जो है वो संभव ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। क्या कहेंगे आप, चूंकि आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं और कहा है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी कि जो है हमारे योगी जी ने जो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं प्रयागराज में जो हुआ था वो तो आप लोग को मालूम ही था।
तो अभी जो है इसके लिए तो एक्शन ले रहे हैं योगी जी। हाँ, महिलाओं के लिए क्या किया खास? महिलाओं के लिए तो ट्रिपल तलाक वाला जो मसला था वो अच्छा किया, सबसे बेहतर तो काम ये किया। अभी 12 बजे रात में 12, आप क्यों बोल रही हैं बीच में? 12 बजे रात तक के जो है लड़कियां और खुले चल घूम सकती हैं अब। और पहले समाजवादी पार्टी में तो 6 बजे के बाद कोई लड़कियां जो है निकल नहीं सकती थी, इतना गुंडागर्दी थी। अब तो उनके सरकार में, योगी जी की सरकार में तो नहीं है ना ऐसा। जी, वरिष्ठ महिला पहले नहीं घूम सकती थी महिलाएं। अब आप भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री ने ये कहा था कि मेरा आह्वान है कि महिलाएं या बच्चियां रात शाम को 5 बजे के बाद पुलिस थाने अकेली न जाएं, अपने भाई या अपने पिता के साथ जाएं। ये रामराज है, इसमें बेटियों की सुरक्षा होगी। एक दलित बेटी को रातों रात हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जा करके उसको पुलिस कस्टडी में जलवा दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है कि जांच ना होने पाए। यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं। जो कुछ हाथरस में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, रायबरेली में हुआ, उन बच्चियों का, प्रतापगढ़ में एक 6 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है और उसके बाद महिला नेत्री आकर के बोलती हैं कि सुरक्षित नहीं है, पुलिस थाने अकेले न जाएं। ये सारी कहानी को बयान कर देता है, बोलने को कुछ। आपसे भी मैं अभी पूछूंगा, पहले आपसे जानता हूं उस्मा जी, आपने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की, सीएनआरसी में थी, एमआईएम पार्टी से आपने कहीं ना कहीं टिकट की बात चल रही थी, क्यों ज्वाइन की थी आपने पार्टी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूक अधिकार के मारे जा रहे थे माइनॉरिटीज़ के, और कहीं ना कहीं हक तलफी हो रही थी, नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी। तो मुझे लगा कि शायद ये बेहतर विकल्प है। लेकिन जब मैं उस पार्टी में गई, कब तक विधानसभा चुनाव में ये पार्टी कुछ परफॉर्मेंस कर पाई? परफॉर्मेंस देखिए, हर कोई अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो भी है, हर सारी पार्टियां इस वक्त मैदान में। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जब उस पार्टी के अंदर आई तो एक महिला के हुकूक को मारा गया, एक लड़की के, एक बेटी के हुकूक को मारा गया। तो उस कौम की बेटी ने जिसने संघर्ष किया, उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं, कोई मोल नहीं। तो मुझे ये लगा जब ये एक बेटी के हुकूक को मार सकते हैं और एक बेटी के अधिकार को छीन सकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये पूरी कौम के अधिकार को की बात करते हैं। आपने एमआईएम पार्टी अब छोड़ दी है क्या? जी हाँ, मैंने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं तब भी लड़ रही हूँ विधानसभा चुनाव। मैं 171 से लड़ूंगी और मजबूती से लड़ूंगी, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी आवाम मेरे साथ है, मेरे लोग मेरे साथ हैं। मैं डरती नहीं हूँ। अगर एक महिला को डोमिनेट करने का किया जाएगा, कि एक महिला को पीछे करके पुरुष को आगे करने का किया जाएगा, क्योंकि आज से मतलब देख रहे हैं आप, जितने भी सालों से पुरुष प्रधान कहा जाता है, तो ये सुन लें वो लोग भी जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, जो महिलाओं को ये समझते हैं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। जो महिलाएं सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर अपने दम पर सीएनआरसी का प्रोटेस्ट कर सकती है, और जो महिला अपनी पीठ पर 16 लीटर की सैनिटाइजर मशीन लाद कर 62 मंदिर सैनिटाइज कर सकती है, 40 मस्जिद सैनिटाइज कर सकती है, 7 गुरुद्वारे सैनिटाइज कर सकती है, वो महिला क्या नहीं कर सकती? वो महिला दिखा देगी कि वो महिला किसी से कमज़ोर नहीं है। और इंशाल्लाह 171 पश्चिम विधानसभा से, लखनऊ से मेरी दावेदारी है, और मैं इंशाल्लाह मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करूंगी। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप कांग्रेस से हैं, और उषा जी, आपको क्यों लगता है कि यूपी इस बार आप लोगों का है, कांग्रेस का? देखिए, यूपी किसका है ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, बिना कांग्रेस के साथ के कोई बना नहीं पाएगा सरकार यहाँ पे। ये बात तो आप देख लीजिएगा, 2022 में पता चल जाएगा। और जहाँ तक ये बहन खड़ी हैं, इन्हीं ने चली ये बात साबित कर दी। प्रियंका जी का नारा साबित हो गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो चल रहा है ये नारा, कि आज दूसरे पार्टी के लोग इस बात को मान रहे हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब मैं इन लोगों से इस बात को जानना चाहूँगा, चूँकि सीएनआरसी से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं और अब उन्होंने राजनीतिक जो है दल वो चुन लिया है, आखिर वो वजह क्या है राजनीतिक दल चुनने की और सीएनआरसी में आने की? पहले मैं सुमिया रानी से पूछा, समाजवादी पार्टी में आप सीएनआरसी की लीडर थी, वहाँ पे लीडरशिप में रही, आपने जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पा लिया, आखिर क्या वजह थी? देखिए, जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो कोई चीज़ प्लान्ड तो थी नहीं, वो एक विरोधाभास था सरकार के खिलाफ, और जो जिस तरीके का काला कानून थोपा जा रहा था। मैंने उस वक्त में भी एक शेर पढ़ा था कि मुझे मालूम है यहाँ से लेकर और दिल्ली तक जिनकी सरकार है वो तानाशाह हैं। तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि कदम बढ़ाने में ख़तरा है जान का, लेकिन मैं लौटती हूँ तो सारा वक़ार जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस वक़ार को
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समझा और ये जाना कि किसकी आवाज़ में दम है, कौन हक की आवाज़ उठा सकता है, और इसी आह्वान पर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि मुझे मालूम है। आप लोगों को लगता नहीं है कि आपने जो ज्वाइन किया है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए है? क्योंकि सीएनआरसी अब मुद्दा बहुत पीछे हो गया है, राजनीतिक अब आगे हो गई है। सीएनआरसी मुद्दा तो देखिए तब पीछे हुआ था जब कोरोना आ गया था। आइंदा की तारीख में जब कभी सीएनआरसी की बात होगी तो उससे ज़्यादा मजबूती से हम खड़े होंगे, और यहीं खड़े होंगे घंटाघर पे। ये मैं आपके चैनल पे बोल करके जा रही हूँ। दूसरी बात, मैं एक बात और बोल दूँ कि जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हर व्यक्ति को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपना पक्ष कैसे रखे, और पक्ष रखने का जो सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म होता है वो पॉलिटिक्स होती है। इसलिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी था। वहाँ पे कोई और लोगों से पूछते हैं, आप भी सीएनआरसी में थी, हालांकि राजनीतिक दल कोई नहीं ज्वाइन किया है, उस समय था। आपको लगता है जो सीएनआरसी लोगों ने जो प्रोटेस्ट में थी, लीडर थी, आज वो अलग अलग राजनीतिक में दल में है, कोई कांग्रेस में है, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई एमआईएम में गया था, तो ये किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है? आप लोगों का मकसद क्या था? देखिए, हम लोग शुरुआत से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और सीएनआरसी आया, उसमें भी हम लोगों ने सहभागिता निभाई, क्योंकि हम जन आंदोलनों से जुड़े हैं। जहाँ पे लगता है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो या फिर माइनॉरिटी हो, हम हमेशा खड़े होने वाले। हाँ, कुछ हमारे जो साथी हैं, जैसे अभी सभी ने बताया कि पॉलिटिकल उनको लगा शायद मजबूती आ सकती है, मगर खासा मैं उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी काम करती, तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल अगर किसी पार्टी में अटैच हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारे पर कंट्रोल हो जाएगा। अभी हम फ्री है, मुझे कुछ भी करना है, भाई लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी आज़ादी आपको का लगता है कि ये गलत है राजनीतिक पॉलिटिकल ज्वाइन करना? नहीं, मैं गलत नहीं कहूँगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में जाना चाहिए। जिस तरह से वो पॉलिटिकल जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी वो मजबूती बन रही है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और ये उनका अपना पर्सनल। जो महिलाएं हैं वो किसको वोट करेंगी, कौन सी पार्टी जीतेगी? अब ये जीतने का तो नहीं बता सकते, मगर इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इसी के नाम पे सरकार बनेगी, और जो भी सरकार आएगी वो पूरे बहुमत से, कोई की भी सरकार नहीं आने वाली है, और इसमें गठबंधन की सरकार होगी। आगे हम देखेंगे, 10 मार्च के बाद नतीजे हम आपके सामने होंगे और आप हमें सुनाएंगे कि सरकार किसकी आ रही है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर तो नहीं हूँ, मैं एक आलोचक हूँ और मैं आलोचना करती रहूँगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी हो या अन्य दल हो, हम लोग आलोचक हैं। सीएनआरसी का जो मुद्दा है वो इस चुनाव पे भारी रहेगा? आपको लगता है उस जीत हार में कहीं बड़ा रोल अपनाएगा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अगर अभी हमारी बहन ने भी कहा था कि जो योगी जी कानून लेकर आए हैं, तो योगी जी कानून नहीं लेकर आए थे, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाए थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम महिलाएं बहुत दबी कुचली है, बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मगर अगर देखा जाए, जब वो 3 तलाक बिल की बात कर रहे थे, 3 तलाक बिल चलिए ठीक है, आपने संवेदनाएं जताई, मगर सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में जब मुस्लिम महिलाओं ने आंदोलन करा, तब आप कहाँ चले गए थे? तब आप क्यों बिलों में घुसे हुए थे? तब आपने कुछ किसी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बोला। दूसरी चीज़, जब किसान प्रोटेस्ट था, आपने कानून उसको वापस लिया, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दबाव पड़ रहा था। इतने ज़्यादा किसान आंदोलन, आप जितने ज़्यादा किसान थे हमारे, उनके नौजवान लड़के फौज में भरे हुए, तो शायद कहीं ना कहीं एक प्रेशर था, और हमें भी लग रहा था कि जो हमारे देश का अन्नदाता है, कितनी उनकी शहीद मरे हुए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से किसानों के ऊपर बर्बरता की गई। उसी तरह से क्या प्रधानमंत्री जी हम लोगों के पास आके पूछ नहीं सकते थे कि हम कहीं दूसरी दुनिया से आए हुए लोग थे? तो उनको मिलना या बात करना, और हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम तो कहेंगे ही ना, हम तो बोलेंगे ही। तो आपको लगता है कि सीएनआरसी इस बार जो है मुद्दा है और कहीं ना कहीं चुनाव में डिसाइड करेगा? जाहिर सी बात है, धर्म की राजनीति हो रही है तो होगा ही होगा। कोई मंदिर के नाम पे वोट मांगेगा, कोई जाति के नाम पे वोट मांगेगा, कोई शिक्षा के नाम पे मांगेगा, और कहीं महिला सुरक्षा। अभी जैसे कि ये भी बात हुई कि 12 बजे रात में महिलाएं सुरक्षित है। अगर 12 बजे महिलाएं रात में सुरक्षित, मुझे दिखाए कोई महिला का उदाहरण दे दे कि वो महिलाएं जा रही हैं, वो सुरक्षित, उन पर टीजिंग ना हो रही, उनके साथ छेड़खानी ना हो रही। एक एग्जाम्पल तो दिखाए। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखें तो कितनी महिलाओं आप पे एक आरोप लगाया है सभी ने और कहा है कि भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है, और सीएनआरसी मुद्दा भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक अपोजिट रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत बोल रही हैं, जो इल्ज़ाम लगा रही हैं बीजेपी पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रही हैं। और इतनी आज़ादी है हम महिलाओं को कि मुसलमान जितनी महिलाएं हैं, जितनी हैं, इतनी आज़ादी क्यों नहीं है? आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाएं इस बार भाजपा को वोट करेंगी? क्यों करेंगी? बीच में क्यों बोल रही हैं? क्यों बीच? आपको लगता है? आप बोलने दीजिए, आप बताइए। आप नहीं, आप बोलते रहिए, उन्हें बोलने दीजिए, आप बोलते रहिए, बताइए। चलिए और लोगों से हम पूछते हैं, हम और जानना चाहेंगे कि आपने सीएनआरसी जो है
वो ज्वाइन आप पहले प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद MIM आपने ज्वाइन किया, अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको लगता है कि क्यों ये कोऑर्डिनेशन है, आपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म चुना है? राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसलिए चुना क्योंकि जब तक हम अपनी सियासत में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन नौजवानों को, उन युवा पीढ़ी को, उन वेल एजुकेटेड लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अब सत्ता बहुत अनपढ़ हाथों में चली गई। अब एजुकेशन, अब शिक्षा, अब महिला सुरक्षा, बहुत हुआ, बहुत छला लोगों ने। आज आप देख रहे हैं कि कौन लोग बैठे हैं सत्ता के अंदर, किन की डिग्रियां कहाँ हैं, कौन कहाँ है, कौन महिला सुरक्षा की बात कर रहा है, कौन डेटा उठाकर देखिए आप अगर स्वास्थ्य के नाम पर जाएंगे तो मुझे वो वक्त याद है जब कोरोना आया था और उस कोरोना काल में लोग सिसक रहे थे, मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, लोग कह रहे थे बचा लो मेरे परिजनों को। मेरे हाथों में दम तोड़ा है मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर, मैं गवाह हूँ, मेरी लाइफ पे चला है। आप अगर मेरी गवाही उठाकर देखेंगे तो मेरे हाथों में दम तोड़ा सिर्फ महज इसलिए कि एक ऑक्सीजन की कमी थी, पूरा देश मर रहा था, ऑक्सीजन नहीं था। पहले से आप अलर्ट क्यों नहीं थे? जब आप चलिए, मैं कहती हूँ कि योगी सरकार पहले कोरोना काल में अलर्ट नहीं थी, पर दूसरा उसे पता था आने वाला है ना, दूसरा वॉर होने वाला है, तब आप अलर्ट क्यों नहीं हो? क्यों आपने स्वास्थ्य के नाम पर छल किया? क्यों आपने हॉस्पिटल्स बना के नहीं दिए? क्यों आपने चिकित्सा में वो अरेंजमेंट नहीं करवाया? क्यों आपने ट्रामा सेंटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं लगवाए? क्यों आपने बलरामपुर के अंदर ऑक्सीजन नहीं लगवाए? क्या ऐसी वजह रही जो लोग मर गए? आपको लगता है कि इस बार कौन चुनाव जीत रहा? आखिर इन सब मुद्दों को क्या हावी रहेंगे आपको लगता है विधानसभा चुनाव? बिल्कुल रहेंगे। जिसकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ हो, जिन मजदूरों के साथ खिलवाड़ हुआ हो, महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ हो, शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ हुआ हो, तो मुझे ये लगता है कि आज युवा पीढ़ी को, चाहे हम हो चाहे वो कोई भी हो, सबको लड़ना है शिक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। एक मिनट, आपसे मैं भाजपा से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, काफी लॉकडाउन में जो योगी मोदी जी ने जो साथ दिया है, मजदूरों की बात कर रही हैं, मजदूरों का जो साथ दिया है, कितना साथ दिया है, कितने लोग बाहर से आए हैं और गाड़ियों का इंतज़ाम किया, बसों का इंतज़ाम किया, सब किया योगी जी ने, मोदी जी ने। और फिर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि योगी जी ने ये किया, वो किया और मोदी जी ने ये किया। आपको लगता है इन्होंने कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए बात की है, जिस तरीके ऑक्सीजन के लिए क्या बात करी? अब जो जहाँ होगा भाई उसकी तो पैरवी हम करेंगे ही, हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन में जब मजदूरों को या काम करने वाले जो बाहरी थे उनको आने के लिए साधन नहीं मुहैया हो रहा था, एक बड़े फिल्म कलाकार ने उनके लिए बसें लगवाई, तो उनके ऊपर ईडी का मुकदमा, उनके ऊपर ईडी लगा दी और जांच बिठाल दी। वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी मैदान में रही, वहाँ भी समाजवादी पार्टी मैदान में रही। और आज की तारीख में आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस जाके गिरेबान पकड़ के नोचती है, तो ये जितना लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लखीमपुर में अन्नदाताओं को कुचल करके जाने वाले मंत्री के बेटा, अपने उसके बाप ने बोला कि ड्राइंग रूम में मेरा बेटा बैठा हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सुमैया राणा एक महिला हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी तो मैंने बाद में ज्वाइन की, उनके ऊपर 8-10 मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन एक किसानों को कुचलने वाले को ड्राइंग रूम में आराम करने देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ये है असल शासन। और पूछते हैं कांग्रेस, आपसे पूछते हैं हम, क्योंकि आपको क्या लगता है, चूंकि मुद्दे ऑक्सीजन के हैं, बताया है कि आप क्यों अब जनता आपको चुने, आखिर क्या कांग्रेस के पास? देखिए, हमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो जनता जानती है, ये पूरा देश जानता है। अगर आप कोरोना काल से लेके लड़कियों की जो अजमत छीनी गई है, जो इज्जत लूटी गई है, अगर कोई खड़ा हुआ है तो माने प्रियंका ही जी खड़ी हुई हैं। चाहे हाथरस का आप ले लिए, NRC CA में भी वो आजमगढ़ पहुंची, दिल्ली में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कोरोना काल में बसें भिजवाई जिसमें योगी सरकार ने रोक दी। तो हर चीज़ में तो प्रियंका जी लड़ रही हैं। वह वाकई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने जो नारा दिया बिल्कुल सही दिया है। अगर कोई लड़ रहा है इस देश के लिए, किसानों की लड़ाई आप ले लिए, गरीबों की लड़ाई ले लिए, बेटियों की लड़ाई ले लिए, तो माने प्रियंका ही जी लड़ रही हैं। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस चुनेगी जनता, चूंकि CA/NRC आप लोग रही थी, वो मुद्दा कितना हावी रहेगा? क्यों जनता चुनेगी? चूंकि CA/NRC की महिलाएं कहीं अब समाजवादी पार्टी में हैं, कहीं MIM में हैं, कहीं अलग पार्टी में हैं या अलग, आपको क्यों कांग्रेस को चुनेंगे? देखिए, हम जहाँ तक मेरी आप बात करें, मैं तो 13 साल से हूँ पार्टी में, मैंने काम किया है और काम बोलता है कांग्रेस में, और इसलिए पार्टी
पे मतलब मैं लॉयल वर्कर हूँ पार्टी के लिए। मैंने 13 साल दिए हैं पार्टी को और मैं कर रही हूँ काम और आगे भी करती रहूँगी। और बाकी जो महिलाओं की जो सबको आज़ादी है, कोई सपा में जाए, कोई AIM में जाए, तो सबको आज़ादी है और हर औरत को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आपने MIM ज्वाइन की थी, उसके बाद छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? आखिर वजह क्या है? आपने तो राजनीतिक मंच तलाशा था, आपको लगता था कि विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कुछ परफॉर्मेंस कर पाएगी? देखिए, जो राजनीतिक मंच तलाशा था वो मुझे लगा कि शायद मेरा जो रास्ता था वो सही नहीं रहा, लेकिन मैंने किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया। आपको पता है, मैंने जो जितना भी मेरा वर्क रहा, हार्ड वर्क रहा, मैंने लोगों के लिए काम किया, मैंने जनता के लिए काम किया, मैंने किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया। मैं भले ही कुछ दिन हुआ MIM तो ज्वाइन किया था। हाँ बिल्कुल ज्वाइन किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लोगों के लिए चुनाव भी लड़ना चाहती थी? बिल्कुल, मेरी जनता की राय है, ये है, मेरी जो जनता चाहती है कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ और अभी भी मैं मजबूती से डटी हुई हूँ, क्योंकि मैंने समाज के लिए काम किया, मैंने किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, मैंने किसी का झंडा नहीं उठाया। MIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की है वो मुस्लिमों की हित की बात करती है, विधानसभा चुनाव में कुछ जीत पाएगी? जब वो हमारे एक हक हुकूक नहीं दे पाए, जब मुझे एक अधिकार नहीं दे पाए, तो मैं कैसे कह दूं कि वो सारे हुकूक की बात कर रही है? तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात, जो लड़कियों को जो आगे बढ़ाने वाला काम है वो लोगों को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लोग महिलाओं के लिए कहते ज़रूर हैं, बोलते ज़रूर हैं कि महिलाओं को ये सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, महिला को सुरक्षा मिले, पर महिला सुरक्षा है कहाँ? ज़मीन पे क्या अधिकार है, क्या मिला हुआ है हमको? हम एक राजनीतिक महिला पार्टी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल करूंगी। कौन सी करेंगे? अभी इरादा नहीं है, फिलहाल अभी चुनाव लड़ूंगी, देखती हूँ। अगर मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो इसी वजह से आप इस पर बहस ना करें। मैं आपसे पूछूंगा, जो असली जो मुसलमानों के हित की बात करती है MIM पार्टी, चाहे उस्मा परवीन भी उसको ज्वाइन किया था, आपको लगता है कि वो मुस्लिमों के हित की बात करती है और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कुछ परफॉर्मेंस कर पाएगी, जीत पाएगी? मैं बता रही हूँ, उससे पहले एक जानकारी मैं दे दूँ। 29 दिसंबर 2020 को मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों, और उस वक्त में ये उन्होंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कि CA NRC पर जितने भी फर्जी मुकदमे हुए हैं, हमारी सरकार बनती है तो वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये एक ऐसा बड़ा ऐलान था जो सीधे से ये बात करता है कि हमारे पक्ष में कौन खड़ा है। अब मैं बात करूँगी मुस्लिम हितैषी पार्टी की। आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लिया और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा माना जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि जो मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करता है, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, ज़बान पे तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान, लेकिन उसके बाद भी उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। माफ़ कीजिएगा, भारत के संविधान के मुताबिक इस नाम की कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। ये देश हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सबका है, और यहाँ पर जो सबकी बात करेगा उसका राज भी होगा और उसी का राज चलेगा और उसी का चलना चाहिए राज। तो कोई मुस्लिम हितैषी नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ। क्या कहेंगे आप भाजपा को जिस तरीके से बताया है कि मुस्लिम हितैषी पार्टी, इन्होंने बताया समाजवादी पार्टी है, इन्होंने कहा कांग्रेस है, सब उल्लू सीधा नहीं करने के लिए नहीं है, ऐसा उल्लू सीधा नहीं होता है। और आज जो हम लोग घूम रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं जो घूम रही हैं छुट्टा एकदम लड़कों की तरह रात में 12 बजे तक के, तो ये योगी मोदी का ही किया धरा है। सब लगता है भाजपा के लिए CA NRC जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकफुट पे ले जाएगा, या आपको लगता नहीं आगे? राज था वो खत्म हो गया। CA NRC की बात मैं कर रहा हूँ। CA NRC जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो काले कानून को लागू करने की बात कही गई थी, उसमें महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया था, आपको लगता है कि उस प्रदर्शन की वजह से भाजपा को लॉस? देश हित में था। आप लोग समर्थन करते हैं बिल्कुल। लगातार मैं आपसे एक चीज देश हित में कब था? जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि पुरुष रजाई में लेटे हैं और महिलाएं चौराहे चौराहे पे बैठा दी गई। ये वही महिलाएं हैं जिनके हित की आप बात कर रहे थे, 3 तलाक की बात कर रहे थे। कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यूपी में आप देख सकते हैं ना किसी का विकास हुआ है ना किसी का साथ दिया है। जो आज महिला उत्पीड़न जो चल रहा है वो किसी भी मेरे ख्याल से और कोई हुकूमत में इतना उत्पीड़न नहीं झेला है जितना हम लोग योगी सरकार में झेल रहे हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने कभी जनजाति पे चुनाव नहीं लड़ा, ना धर्म पे लड़ा। सेकुलर पार्टी है, इसने
किसान का साथ दिया, गरीबों का साथ दिया और सबका साथ दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने कभी कोई जाति धर्म पे कोई बात और नहीं जो भी जाति धर्म पे चुनाव लड़ेगा उसकी हार होनी मैं है। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको अगर मुस्लिम महिलाओं को अगर चुनाव करना होगा वो किस पार्टी को जाएंगे, क्योंकि आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तो आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाएं किस पार्टी को चुनेंगी? इस बार विधानसभा में कौन जीतने वाला है मुस्लिम महिलाओं के लिए? देखिए, हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं और ज़मीन पे काम करने के दौरान यही देखने को मिल रहा है कि जैसे बहुत से लोग हैं, समाजवादी पार्टी से भी बहुत से लोग संतुष्ट नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कहीं ना कहीं लगता है कि हमें फिर से वो मुजफ्फरनगर के दंगे की याद आ जाती है। तो वो हमें दंगा जो दोहराया गया था, कहीं ना कहीं वो भी आज दिल में ज़िंदा है लोगों के। और एक जो डर का माहौल, जैसे कि कुछ चीज़ें ठीक थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सही थी। जैसे मैंने कहा कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं समाज में देख रही हूँ अगर जिसके खिलाफ होता है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ। तो आखिर मुसलमानों के साथ है कौन? किस पार्टी को देंगे मुस्लिम सारे वोट? ये कहना तो मुश्किल है। जैसे मैंने पहले भी कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार के नाम पे वोट सभी पार्टियां बात कर रही हैं। बात सभी पार्टियां करिए, मगर कुछ पार्टीज जो है लग रहा है कि अभी कर रही। हाँ, उसके अलावा तो और हमारे पास ऑप्शन भी है ना, हम निर्दलीय करेंगे ना, क्या दिक्कत है हमको? नहीं होगा हम नोटा दबा देंगे। ये भी एक बड़ी जनसंख्या का है कि नोटा पे भी जाएंगे ना, क्यों ज़रूरी है अभी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनके पास सिंबल है उन्हीं को चुने? उसके अलावा वह अदर पार्टीज़ है, हमारे निर्दलीय बहुत से उम्मीदवार आएंगे, हम उनको चुनाव करेंगे ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस बार विधानसभा में आपकी सीटें कितनी आने वाली हैं और आप लोग किस लेवल पे जीतने वाले हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कितनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को मिल रही विधानसभा चुनाव जीतने की? देखिए, जिस तरह जनता त्रस्त है उत्तर प्रदेश की और जिस तरीके से एक जन सैलाब जुड़ रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ, और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा पलायन हो रहा है, दूसरी पार्टी से, दूसरे दलों से लोग जुड़ रहे हैं आकर के, अगर उन सारी चीज़ों को एक साथ समेटते हैं तो हम 350+ सीटें जीत करके लाएंगे और बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपसे मैं पूछा हूँ कि आप आखिर इस बार कितनी सीटें ला रही हैं बीजेपी चुनाव जिताने की? बिल्कुल आपकी 300 पार हो जाएंगी। 300 पार, बिल्कुल 350 योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आएगी जरूर बीजेपी, आएगी जरूर। योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। और आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि और पार्टियां हैं किस तरीके कितना कितना लेके आएंगी? भाई सभी लाएंगे। जैसे कहा कि भाई कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी, मिलीजुली सरकार होगी। और लोग देख रहे हैं कि गठबंधन चल रहा है, क्योंकि लोगों को लड़ना है तो वो बीजेपी पार्टी के ही अपोजिट लड़ना है। अच्छा, आपसे भी पूछेंगे, आप बताइए कि आप तो एमआईएम में थी, एमआईएम का कुछ वर्चस्व था या कोई और पार्टी कितनी सीटें ला पाएगी? जो शिक्षा पे काम करेगा, जो रोजगार पे काम करेगा, जो महिला सुरक्षा पे काम करेगा, हम उसके साथ हैं। और जो महिलाओं के हक की बात करेगा, एक दौर था जब महिलाओं से कहा जाता था तुम घर बैठो, बेलन चलाओ, चकला चलाओ। अब महिलाएं चकला और बेलन के साथ साथ देश चलाएंगी, देश चलाएंगी। महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझिए। मैं एक महिला हूँ और जिस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, मैं उन लोगों को मुंह पे वो तमाचा है उन मर्दों के मुंह पर जो कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। जो महिला बेलन चकला चला सकती हैं, जो महिला अपना परिवार पाल सकती हैं, जो महिला अपना घर संभाल सकती हैं, वो देश भी संभाल सकती हैं। महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझे। मैं महिलाओं के साथ हूँ और मैं एक महिला होके मैं लड़ रही हूँ। 171 एमआईएम को कुछ मिलेगा इस बार, कोई सीट मिलेगी? मैं देखिए अब किसी पार्टी में इस वक्त नहीं हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ उन लोगों का सपोर्ट कर सकती हूँ जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। महिलाएं एमआईएम के साथ नहीं है यानी कि? अब मैंने इस्तीफा दे दिया है एमआईएम से, इसलिए आप बेहतर होगा कि उसकी बात ना करें, सिर्फ महिला की बात करें, क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं लड़ रही हूँ 171 पश्चिम विधानसभा से इंशाल्लाह। आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कांग्रेस कितनी सीटें इस बार ला रही है? देखिए, जहाँ तक सीटों की बात हम नहीं करेंगे, बड़े बोल नहीं बोलती कांग्रेस काम करती है। रही सरकार की बात, सरकार बिना कांग्रेस के कोई बना नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और रही आज आप देख रहे हैं जो मैनिफेस्टो प्रियंका जी लेके आई हैं, उसमें औरतों ही की बात हुई है, एक फ्री बस यात्रा बोली गई है, 3 गैस सिलेंडर बोले गए हैं। अभी उनका जो विज्ञान वो निकला है दिल्ली में, उन्होंने पास किया है कि नौजवानों को नौकरी की बात की है और बिजली बिल हाफ हो जाएगा उसकी बात की गई है। कोरोना काल में जो लोग पीड़ित थे उनकी बात की गई है। तो उन्होंने जो उनका मैनिफेस्टो उसमें उन्होंने पूरे हर चीज़ रख दी है। तो कांग्रेस पार्टी आएगी, बहुत धूम धड़ाके से आएगी 2022 में, और उसके मेरी पार्टी के बिना कोई सरकार बना नहीं पाएगा। तो ये वो मुस्लिम महिलाएं हैं जो CA NRC में थी और आज राजनीतिक
पार्टी में कहीं ना कहीं जा चुकी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, MIM हो, भाजपा हो, सभी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की अब तैयारी में है। ऐसे में जिस तरीके से मानना है, सबका अपना अपना मत है कि मुस्लिम महिलाएं इस बार अलग अलग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो, MIM के साथ हो या भाजपा के साथ, सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम महिलाएं इस बार कहीं ना कहीं इन पार्टियों को विधानसभा का रास्ता दिखाएंगी और 2022 का विधानसभा चुनाव है, इन पार्टियों को कहीं ना कहीं उससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलेगा। आप देखते रहिए यूपी तक, और ये हमारा प्रोग्राम था आपके लिए यूपी किसका।